साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी जो बिहार की पीसीएस की परीक्षा होनी है, बीपीएससी की परीक्षा होनी है, उसके लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है 40वें बिहार की जो पीसीएस की परीक्षा 1995 का पेपर है, इस पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हमें एक बार सॉल्व कर लेने चाहिए। इससे एक तो पैटर्न पता चलता है और बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। ये दोनों ही फायदे होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। लाल रंग के मृतभांड मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से। अगला है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह जो है सोम और इस पेपर नामांकित देवता को समर्पित है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? ये 1/6 थी। 1/6 थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर जी रहे हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त 12 अंग और 12 उपांग भी जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बराबर की जो गुफाएं हैं, इनका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इनका निर्माण जो है बिहार में किया गया था। आजीविकों ने इसका इस्तेमाल किया था। आगे चलते हैं, इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक और आगे चल करके इनका जो पौत्र रहता है दशरथ, उसके द्वारा कराया गया था। यहाँ पे दो सूचियां हैं, इन्हें सुमिलित करना है। एक तरफ पुस्तक का नाम है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार। देखिए, नागानंद पुस्तक जो है ये आपकी नागानंद हर्षवर्धन की है, तो 2 से मिलाइए। बाघभट्ट की पुस्तक हर्षचरित है, तो 1 से मिला दीजिए। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है, 3 से मिला दीजिए। ता उल मो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, 4 से मिलाइए। और नील दर्पण जो है दीनबंधु की पुस्तक है, 6 से मिला दीजिए। तो 2 1 3 4 6 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? लगभग 671 ईस्वी में किया था। 671 या 672 ईस्वी। तो 670 दिया है, परंतु 671 72 नहीं दिया गया है। और यहाँ पर आपका उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन, इसलिए आपका डी विकल्प चुन लेंगे। यदि यहाँ पर डी की जगह कुछ और दिया होता, 670, 678 या कुछ और, तो आप 670 को चुन लेते। आगे चलते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगता है और आर्थिक गतिविधियां जो गतिविधियां थी वो मंद पड़ने लगी थी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा। वैनसांग ने भी प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात कही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? मतलब भू राजस्व कर को इंगित नहीं करता है। खराज, उस्र, मुक्तई ये आपके भू राजस्व से संबंधित है, परंतु खम्स जो है ये लूट का जो कर होता है, लूट का जो धन होता है, उसमें जो टैक्स लगता था, ये आपका खम्स कहलाता था। खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में था, 4/5 भाग जो है सैनिकों में बांटा जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में, मतलब राजा के पास, और शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित होता था। ठीक है, यहीं पे आपका जो ए ऑप्शन में है खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग होता था। सल्तनत काल में लगान व निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया। वहीं उस्र जो है, उस्र केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। अगला है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने छीना था। हरिहर द्वितीय ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही जो है 1739 में फारस का शाह नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पर और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित करता है और वापस जाते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट था वो मोहम्मद शाह था और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये था बिहार। बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये हॉकिंस को जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए, भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में
1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जात का मनसब तथा खान की उपाधि प्रदान की थी। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। टॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना। यद्यपि उसका जहांगीर से व्यापारिक समझौता नहीं हो पाता है, फिर भी उसे तत्कालीन गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठियों को खोलने का फरमान प्राप्त हो जाता है। अगला है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था किसके लिए? तो विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में। ये नालंदा जो जिला है वर्तमान में, वहां पर ये स्थित रहा है। ठीक है, तो विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो 2 और 4 देखिए, यहीं पर जो है आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, और यहीं पर जो है सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित रही है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से रहा है? तो इनका संबंध जो है फिरदौसी संप्रदाय से रहा है। देखिए, मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। आगे बढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार रजवाड़ों को प्रभावित किया या आकर्षित किया, परंतु इसमें निर्धन सर्वसाधारण वर्ग सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर 1, 2, 4, 3 तीसरा वाला नहीं है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने स्थापित किया था इसे सितंबर 1873 में। अगला है, और इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहले विद्रोह आपका कहाँ होता है? तो ये सबसे पहले आपका होता है रोहिणी में होता है। ठीक है, संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर के सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 से 12 जून 1857 की संध्या में यहाँ विद्रोह होता है। फिर इसके बाद पटना में 3 जुलाई 1857 को होता है। इसके बाद 25 जुलाई 1857 को जो है मुजफ्फरपुर, और 26 जुलाई 1857 को आरा जगदीशपुर में होता है। तो इस प्रकार से क्रम क्या है? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो इसमें आपका साहूकार और जमींदार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बाकी अन्य सभी ने पार्टिसिपेट किया था। तो 2 और 4 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसको सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने जो है इसे क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। जबकि सर जॉन लॉरेंस तथा शीले ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, और टी.आर. होम्स ने सभ्यता तथा बर्बरता का संघर्ष कहा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति, मतलब अधिकार की मांग किए जाने के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो मारवा और नाडार जातियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, इसके अतिरिक्त जो आपके एमजी रनाड़े थे, एमजी रनाड़े को जो है महाराष्ट्र का सुकरात और आधुनिक ऋषि कहा जाता है। अगला है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। कौन कौन से? तो एक कानून पारित हुआ था धार्मिक असुविधा कानून। ये 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि धर्म परिवर्तित करने पर भी किसी हिंदू को उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता है। इससे उच्च वर्गीय हिंदुओं के ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर किया गया। और 1856 में ही आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। तो पहला और दूसरा। सती निषेध अधिनियम जो है 1829 में पारित होता है, और राज हड़पने का सिद्धांत जो है 1848 में पारित होता है। तो देखिए, पहला और तीसरा किसी विकल्प नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। आगे चलते हैं। मानव बलि प्रथा का विरोध या निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति। कौन सी? खोंड जनजाति। और ये जो मानव बलि की जो प्रथा थी, इसे मरीहा कहा जाता था। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से की जाती है। अगला प्रश्न है कि कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बिल्कुल सही है। कारण इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। बिल्कुल, इनका ऐसा कोई विचार नहीं था। यहाँ पे कथन सही है, परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में किया गया।
5 दिसंबर 1927 में इस संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी आर आयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय कौन थे? एम एन राय थे, जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की थी। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में की थी। इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। 1934 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान को कांग्रेस ने प्रधान पद मतलब अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया था, परंतु इन्होंने ठुकरा दिया था। इन्होंने कहा था कि वह सैनिक के रूप में उत्पन्न हुए और सैनिक के रूप में ही मरेंगे। 14 अगस्त मतलब मरने के बाद 14 अगस्त 1987 ईस्वी को इन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया। अगला है असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी मतलब रोकने संबंधी स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे 4 क्रम है। तो सबसे पहले क्या होता है? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है। फिर भीड़ उग्र होती है और पुलिस थाने को जला देती है। इसके बाद गांधी जी के द्वारा 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त किया जाता है, स्थगित करने की घोषणा होती है और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। तो 1 2 3 4 यही आपका क्रम रहेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगी? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट डायरेक्ट रूप से संबंधित थे और इससे संबंधित एम सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, परंतु टी ए अलकाट नहीं थे। एम सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट के सहायक के रूप में थे। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इससे आपका जो कृषक वर्ग था और मुसलमान ये जो है मुख्यतः अप्रभावित रहे, मतलब इससे प्रभावित नहीं हुए थे। महिलाओं और बुद्धिजीवी इससे प्रभावित रही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 और 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका 1905 का जो विद्रोह होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, ये लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी 1917 में। यदि पहली भारतीय महिला कहता तो सरोजिनी नायडू होती 1925 में कानपुर में। ठीक है, और 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में। यदि इसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता तो ये 1928 हो जाता। यहाँ पर वी विकल्प हो जाएगा। इसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल ने मिलकर की थी। अगला है छोटा नागपुर का पठार क्या है? एक समप्राय भूमि है, ये आपका झारखंड में है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, रंडून, गंगोत्री और केदारनाथ। तो इसमें से गंगोत्री, यहाँ क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे बड़ा देखा जाए सियाचिन है, फिर सासाइनी है, बीआईएफओ है, हिस्पर है और फिर गंगोत्री आता है। यदि गंगोत्री के ऊपर यदि सियाचिन, ससाइनी, बियाफो या हिस्पर ये भी यदि विकल्प में होते तो वो हो जाता। ठीक है, तो ये क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा। सियाचिन सबसे बड़ा है, फिर ससाइनी है, बियाफो है, हिस्पर है और फिर गंगोत्री आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, बड़े से छोटा? तो सबसे बड़ा इसमें से इन चारों में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा, फिर बिहार आएगा। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 मतलब आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का जो स्थान है वो 12वां है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है, मतलब वो समुद्र तक नहीं जाती है? तो ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा ये समुद्र तक जाती हैं, परंतु आपकी जो लूनी नदी है ये आपका समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है। गुजरात में मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसमें बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति इससे संबंधित नहीं है। तो 1 और 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम क्या है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जो है भारत के चावल कटोरे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन सा है? प्राकृतिक अंतःस्थलीय जो मत्स्य उद्योग है, अंतःस्थलीय समुद्र तटीय वाला नहीं, जो अंतःस्थलीय मत्स्य उद्योग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका सबसे अधिक योगदान है। मारमा गांव पत्तन कहाँ पर है? ये पोर्ट जो है आपका गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष, 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष तक। आगे चलते हैं, ये प्रश्न छोड़ दीजिए,
ये प्रश्न का लिखावट ही गलत है, गड़बड़ है, क्योंकि भारत में ये कह रहा है कि समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इसकी इनकी अनुमानित संख्या क्या है, जबकि भारत में क्या है, चीते लुप्त प्राय हैं, मतलब लुप्त हो चुके हैं। इसीलिए तो मतलब जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से क्या किए गए, चीते भारत में लाकर के कूनो, जो मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे लाके बसाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी, मतलब पक्षी तो है परंतु वो उड़ नहीं पाता, कौन सा है, कीवी है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है, 33%। मैदानी क्षेत्र में 33 है और पहाड़ी क्षेत्रों में 66% है। ठीक है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 है भारत की, उसके अनुसार कम से कम 33% भूभाग में वन आवरण पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अनिवार्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन। कैनबरा आपका ऑस्ट्रेलिया में है, टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन ये पत्तन नगर हैं, परंतु कैनबरा जो है ये पत्तन नगर नहीं है। अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम पाए थे, इससे पूरा जीवाश्म पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म मिलता ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। वे जल के लिए सनद्र होती हैं, नहीं। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, ये कथन आपका सही है, सी वाला। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती, होती है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, तो देखिए वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे चाइना है, पांचवें पे भारत है। तो जो विकल्प दिए गए हैं नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड, भारत, इसमें से आप देखेंगे तो सबसे अग्रणी कौन सा हो जाएगा, चीन। चीन हो जाएगा, चौथे पे, पांचवें पे भारत है। ठीक, यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। वहीं उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है, इंडोनेशिया तीसरे पे है, अमेरिका चौथे पे है, ऑस्ट्रेलिया पांचवें पे है। अगला प्रश्न है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो अब लेटेस्ट जनसंख्या, जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं आपके जनगणना 2011 के अनुसार है, तो 121 करोड़ थी, 121 करोड़ की आबादी थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो इसमें डी विकल्प देखिए, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया, मतलब विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है अनुच्छेद 175(2) के अंतर्गत। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अगला है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है किस लिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए नहीं। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक जो है वो संयुक्त अधिवेशन में नहीं लाया जाता है, साधारण विधेयक को ही संयुक्त अधिवेशन में लाया जाता है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसलिए केवल चौथा वाला ही यहाँ पर आपका सही होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है या प्रावधान किया गया है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग कर सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 170 प्रस्तुत करता है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो देखिए वर्तमान में आपका केरल में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, दिल्ली में नहीं, बिहार में 6 राज्यों में, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके माध्यम से, केंद्रीय संसद के द्वारा, केंद्रीय संसद के द्वारा। इसका प्रावधान आपका आर्टिकल 169 में है। ठीक है, यदि कहीं पर इसके लिए प्रावधान करना तो उस मतलब संबंधित राज्य की जो विधानसभा है इस आशय के लिए जो संकल्प प्रस्तुत करेगी उसके लिए कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि राज्यसभा का नेता उस सदन में बहुमत वाले दल से नामित किया जाता है। अगला है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, किसी को नहीं, ये भंग ही नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना होगा, किसे, उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। आर्टिकल 179 के अनुसार यदि उपाध्यक्ष को पद त्यागना हो तो वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा।
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है वो आधारित है सन 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके एक बटा मतलब वैध मतों का 1/6 यदि नहीं प्राप्त होता है तो वो अपनी जमानत खो देगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो संयुक्त क्षेत्र मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, तो डी विकल्प हो जाएगा। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि का कारण मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कृषि पर अधिक निर्भरता है और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो यहाँ पर पहला नहीं, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? प्रश्नकाल में ये विकास पे था, परंतु वर्तमान में देखें जो अभी का जो मतलब बजट आया है 2024-25 का, तो उसमें सबसे अधिक व्यय जो किया गया है वो रक्षा क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बजट का प्रश्न है, छोड़ दीजिए, बजट के प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़िए। भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने रहे हैं? तो जब प्रश्न पूछा गया तो उस समय 7 थे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए, योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजना है उनको भी समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1950 में। अब योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? गेहूं के उत्पादन में। जो आपकी हरित क्रांति होती है 1966-67 में, उससे सबसे अधिक उत्पादन बढ़ता है गेहूं का। अगला है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो देखिए, जब तक जीएसटी नहीं लागू था तब तक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो था वो बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में जो एसजीएसटी है वो एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अतिरिक्त जो टैक्स होते हैं, जो केंद्रीय कर होते हैं, उस पूल में से जो राज्यों का हिस्सा होता है वो एक बड़ा अमाउंट होता है। आगे चलते हैं। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था का प्रस्ताव श्रीलंका ने 1991 के छठे शिखर सम्मेलन में रखा था। इसी प्रस्ताव के तहत 1995 तक साफ्टा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जो आगे चलकर 2004 से साफ्ट में बदल गया। इसका लक्ष्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है और सार्क देशों के अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम किए जाने का प्रावधान करता है। ये समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट के मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल वाट द्वारा मापा जाता है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड 10⁻7 अर्घ या 1 जूल कार्यांतर के समतुल्य होती है। एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं क्या? अल्फा बीटा गामा ये किरणें उत्सर्जित करते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, ठीक है, और इनको दूर करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणित हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी में यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव धातु होता है वो ज़्यादा भारी होगा, ठीक है, सामान्य धातुओं के कंपेयर में। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O जो है ये हास्य गैस होती है। इसकी थोड़ी मात्रा सूंघ लेने पर एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है जो मनुष्य को हंसाने लगती है। पहले इसका प्रयोग जो है दंत चिकित्सा में हल्के निश्चेतक के रूप में किया जाता था। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है, इसी से बीज बनता है और फिर एक नया पौधा जन्म लेता है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो ये आपका सोयाबीन में 40 से 45% तक प्रोटीन होती है इसमें, ठीक है, तथा 20 से 22% तक तेल पाया जाता है। अगला है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये है आपका शिकोआ है। यह एक नग्नबीजी पौधा होता है और देवदार जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और यूकेलिप्टस जो है ये आवृतबीजी पौधा है जिसे आतंकवादी वृक्ष भी कहा जाता है। अगला है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान क्या है? तो क्षय रोग, टीबी से मरते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस वर्ग में आते हैं? तो हम द्वितीय उपभोक्ता वर्ग में आते हैं, मतलब मांसाहारी वर्ग में आ जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत कीजिए। डॉल्फिन क्या है? एक स्तनी प्राणी है, मैमल है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? ये शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक या डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता होता है या साबुन से उत्तम होता है, क्योंकि यह कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं आयरन के आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता। डिटर्जेंट तथा एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत साफ धुलाई करता है।
इसे माइक्रोसिस्टम धुलाई कहते हैं। साबुन कास्टिक सोडा से बनाए गए उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स क्या होते हैं? तो ये जो है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो जो ओ ग्रुप का व्यक्ति होता है वो किसी को भी रक्त दे सकता है, परंतु जो ए बी ग्रुप का होता है वो किसी का भी रक्त ले सकता है। तो ओ जो होता है सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। एस्पिरिन क्या होती है? एंटीपायरेटिक होती है या ज्वरनाशक कृत्रिम औषधि होती है जिसका प्रयोग बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द एवं गठिया के इलाज में किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस या हरित शांति कहें इसको, तो ये क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है? एक संगठन है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। अगला है बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी थी पहले, जब तक झारखंड इससे अलग होकर नहीं बना था? तो 54 थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया जाता है। अब बिहार में जो है 40 सीटें हैं लोकसभा की और झारखंड में 14 सीटें हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? सन 1934 में हुआ था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो ये कहाँ हुआ था? चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। चंपारण तथा मुजफ्फरपुर। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र था किसके? बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन 1830 के दशक में होता है। ठीक है, एक सांप्रदायिक आंदोलन था। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। दक्षिण बिहार, कथन है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। सही है। कांड क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। तो कथन कांड सही है और व्याख्या भी सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? तो देखिए ये जो है झारखंड के कोडरमा तथा गिरिडीह से प्राप्त होता है, परंतु विकल्प में है नहीं, तो हजारीबाग सबसे निकटतम है, इसलिए हजारीबाग यहाँ पे सही हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। अगला उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल में, वर्तमान में झारखंड में है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, मतलब जीवन यापन के लिए ही केवल है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? वर्तमान में ये 144 है। प्रश्नकाल में 128 थी, परंतु वर्तमान में 144% है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? वर्तमान में ये कितनी है? याद रखिए, कुल 85 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई युक्त कृषि हो रही है वर्तमान में। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार में गंगा से जो है आपकी गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये चारों नदियां मिलती हैं। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है बटने के बाद, झारखंड को अलग होने के बाद वर्तमान में कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? जब झारखंड बिहार में था तब तो था स्थान दूसरा, परंतु अब बिहार का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, देखिए वर्तमान में देश का अधिकांश तांबा झारखंड के सिंहभूम, राजस्थान के झुंझुनू, अलवर तथा उदयपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर व नेल्लोर जिलों से निकाला जाता है। अगला है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ हुई थी? मरहौरा में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 में मरहौरा, सारण जो जिला है, सारण जिला में मरहौरा नामक स्थान पर हुई थी। वर्तमान बिहार में 28 में से सिर्फ 11 चीनी मिलें हैं। अब यहाँ पे ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न, इन प्रश्नों को हमें नहीं देखना है। अब लास्ट में आते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न है 150 नंबर क्वेश्चन, ये है बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को और करंट अफेयर के प्रश्नों को नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत पुराने करंट अफेयर हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।